J.E. वेल्डन, कलकत्ता के पूर्व बिशप ने 1915 में कहा कि चाहे इस वक्त या फिर भविष्य में किसी भी समय भारत को आजादी मिलने का मतलब है दंगे और सांप्रदायिक लड़ाइयां। अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ शांति प्रिय माहौल धूमिल हो जाएगा। इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जिस दिन यहाँ से आखिरी ब्रिटिश सिपाही कराची बंदरगाह से निकलकर इंग्लैंड के लिए रवाना होगा, उस दिन ये मुल्क रातों रात अखाड़े में तब्दील हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि लियोनार्ड वुल्फ ने 1967 में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिस आजादी को ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोगों को 1947 में दिया, अगर वो 1940 में ही देश छोड़कर चले जाते तो शायद इतने लोगों की जानें नहीं जाती, बंटवारे का खूनी इतिहास लिखा नहीं जाता। उनके कहने का अर्थ सीधा था कि अंग्रेज सरकार ने सत्ता स्थानांतरण में जो देरी की, उसके कारण कई मासूमों की जानें चली गई। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी आजादी की कहानी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमें आजादी 15 अगस्त वर्ष 1947 में मिली, मगर देश ने आजादी का जश्न 26 जनवरी 1930 से मनाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने अपनी सभा में जनवरी 1930 के आखिरी रविवार यानी कि 26 तारीख को देश को आजाद घोषित किया। महात्मा गांधी ने एक अखबार में लिखा कि इस दिन आजादी का जश्न कैसे मनाया जाए। अलग अलग गांव कस्बों में लोग एक वक्त पर बैठक करें, साथ में ढोल नगाड़े बजाएं और चरखा चलाएं। जाहिर सी बात है कि पूरे देश ने ऐसा ही किया और अगले दिन नेहरू ने देश को सफलतापूर्वक हुए इस जश्न पर बधाई दी। साल 1947 में अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया था, मगर हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो चाहती थी कि अंग्रेज भारत को 26 जनवरी 1948 में छोड़े। पर अब तक जो अंग्रेज भारत को छोड़ने में इतनी देरी कर रहे थे, न जाने क्यों अचानक से अब वे इंतजार नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता आई। कुछ ज्योतिष थे जिनके अनुसार 15 अगस्त का दिन आजादी के लिए शुभ नहीं था। आजादी के जश्न की तैयारियां 14 अगस्त की तारीख से ही शुरू की गई। वंदे मातरम की जीत के साथ ही रात 11 बजे से समारोह की शुरुआत हुई। 3 इंसान उस दिन मुख्य वक्ता के रूप में खड़े थे। चौधरी खालिक जम्मा, उन्हें इसलिए चुना गया था जिससे कि देश के मुसलमान देश से वफादार रहे। उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात पर जोर दिया कि इस देश में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वह बढ़ चढ़कर इस देश से अपनी वफादारी निभाएंगे। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जाने माने और प्रख्यात वक्ता थे। सबसे अहम वक्ता के रूप में मौजूद थे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू। नेहरू ने कहा, मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आजादी के वातावरण में अपनी आंखें खोल रहा है। उस रात नेहरू ने गवर्नर जनरल को जो चिट्ठी सौंपी, उसमें उनके साथ 13 मंत्रियों के नाम थे। कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले थे। 3 ऐसे मंत्री थे जो जन्म से ही कांग्रेस विरोधी रहे थे। वित्त मंत्री के रूप में मद्रास के R.K. षणमुखम शेट्टी, बंगाल के बेहद चर्चित नेता और हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और भारत के संविधान को बनाने वाले उस वक्त के तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आजादी के कुछ दिन पहले जब कांग्रेस के नेता जेल में बंद हैं, तब इन लोगों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था। पर महात्मा गांधी का कहना था कि आजाद भारत के मंत्रियों को बनाते वक्त देश के सबसे काबिल नेताओं को चुना जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़े कि वो किस पार्टी के हैं और किस मजहब के। इसका सीधा संदेश था कि नए भारत में कोई टकराव और तकरार ना रहे। मत और विचारों के भेद को लड़ाई का जरिया ना बनाया जाए। देश का पहला मंत्रिमंडल एक राष्ट्रीय भावना के जरिए बनाया गया था। इसमें 5 अलग अलग मजहब के नेता शामिल थे।
दो ऐसे लोग थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। एक महिला राजकुमारी अमृत कौर भी थी और एक नास्तिक भी था। 15 अगस्त की सुबह का घटनाक्रम जान लीजिए। सुबह 8 बजे गवर्नर जनरल और मंत्रियों का गवर्नमेंट हाउस में शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 9:40 पर संविधान सभा की तरफ मंत्रियों का प्रस्थान। सुबह 9:50 पर संविधान सभा की ओर राजकीय यात्रा। सुबह 9:55 पर गवर्नर जनरल को शाही सलामी। सुबह 10:30 बजे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराना। सुबह 10:35 पर गवर्नमेंट हाउस की तरफ राजकीय यात्रा। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर झंडा फहराया गया। शाम 7 बजे दीप प्रज्वलन। शाम 7:45 पर आतिशबाजी। शाम 8:45 पर गवर्नमेंट हाउस में आधिकारिक भोज और रात 10:15 बजे गवर्नमेंट हाउस में प्रतिभोज। तो कुछ ऐसा ही बीता था देश का पहला 15 अगस्त। देश में झंडा फहराने का आलम ये था कि केवल दिल्ली में ही 300 अलग अलग जगहों पर झंडा फहराया गया। हर राज्य, हर शहर अपने तरीके से पूरे शान शौकत के साथ इस जश्न में शामिल था। लोग सड़कों पर झूमते झूमते समंदर किनारे फैले हुए सुनहरी रेत पर भी नाचते गाते थे। पर इन सबके बीच, सारी खुशियों के बीच एक दर्द था। ये दर्द था देश में एक लकीर के खींचने का। जब दिल्ली के आलीशान घरों में बैठकर बड़े बड़े नेता जश्न और खुशियां मना रहे थे, महात्मा गांधी कहीं और थे। उस दौरान वो कोलकाता में थे, मगर ताजुब है कि वो किसी जश्न में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नाम के संबोधन से अपने भाषण की शुरुआत की। सभा में कई मिनट तक तालियां बजती रही। बाहर खड़ी भीड़ ने महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए, मगर महात्मा इन सब से कहीं दूर थे। हर जगह गांधी जी की टोपी पहने हुए लोग घूम रहे थे, पर वे खुद इससे अनजान थे। 14 अगस्त की शाम को जब बंगाल के मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए और उनसे पूछा कि आजादी के जश्न को कैसे मनाया जाए, महात्मा गांधी का कहना था, ऐसी बर्बादी की घटना के बीच भी कोई समारोह मनाया जाए। वास्तव में गांधी जी देश में चल रहे दंगों से, बंटवारे में लाखों लोगों के मरने से बहुत दुखी भी थे। उस वक्त के सबसे बड़े और मशहूर हिंदुस्तानी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार ने गांधी से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो गांधी ने कहा कि वो बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं। बीबीसी ने इस अखबार के सचिव से अनुरोध किया तो फिर से पत्रकार गांधी के पास गया। तब गांधी ने कहा कि वो नेहरू के पास चले जाएं। फिर जब पत्रकार ने कहा कि आपका संदेश अलग अलग भाषाओं में प्रसारित होकर पूरी दुनिया में फैलेगा, तो गांधी ने कहा उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। जिस हिंसा की शुरुआत मुस्लिम लीग ने की थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, पर जब इस हिंसा की लपट पंजाब में पहुंची तो यहाँ पर मौत का तांडव सा मच गया, क्योंकि अब मरने वाले लोग ब्रिटिश नहीं थे, बल्कि नफरत की आग में धधकते हुए अपने ही देश के वासी थे। पहले तो हिंसा कोलकाता में शुरू हुई, लेकिन फिर बाद में पूरी हिंसा पंजाब की तरफ चली गई। पर दोनों जगह की लड़ाई में बहुत फर्क था। कई मामलों में कारण भी अलग अलग थे। कोलकाता में एक हिंदू समुदाय था जो बंटवारे के पक्ष में था। बंगाल के कई सारे हिंदू व्यापारी और कारोबारी कोलकाता में आकर बस गए थे या उन्होंने वहां पर निवेश किया था। उनकी इच्छा थी कि कोलकाता वाला हिस्सा हिंदुस्तान में रहे, मगर क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मुस्लिम चाहते थे कि बंगाल उन्हें मिले। वहीं पंजाब में सबसे बड़ा अंतर ये था कि वहां सिख समुदाय मौजूद था। अगर उन्हें हिंदू और मुस्लिम में से किसी एक को चुनना होता तो बेशक हिंदुओं को ही चुनते, क्योंकि हिंदुओं के साथ उनका रोटी और बेटी का रिश्ता है। जब नई सदी की शुरुआत हुई, उस वक्त अंग्रेजों ने सिखों को पूर्वी पंजाब से पश्चिम पंजाब की ओर बसने के लिए उत्साहित किया था। फिर कुछ ही दिनों में सिखों ने पश्चिमी पंजाब में बसकर वहां के खाली और निर्जन भूमि को हरियाली से भर दिया। वे बंटवारे का अर्थ समझ नहीं रहे थे। वो बस कह रहे थे कि हम जहां हैं, हम वहीं रहना चाहते हैं। पूरब में उनका धार्मिक शहर अमृतसर था
और पश्चिम में गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब था। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दोनों जगह पर उनका आवागमन चलता रहे और बंटवारा उनके लिए सचमुच एक बेहद ही गंभीर समस्या थी। बंगाल और पंजाब के बंटवारे का काम जिसके जिम्मे आया, उसे हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना यहाँ की संस्कृति के बारे में, ना मजहब के बारे में और ना ही इतिहास के बारे में। जज सर सिरिल रेडक्लिफ जब भारत आए तो उन्हें 4 सलाहकार दिए गए। इनमें से 2 मुसलमान थे, एक सिख और एक हिंदू था। जाहिर है ये चारों आपस में लड़ बैठे थे। तब रेडक्लिफ ने इन चारों को निकाल दिया। फिर रेडक्लिफ ने अपने भतीजे को चिट्ठी लिखी कि वो जो फैसला लेने वाले हैं उससे कम से कम 8 करोड़ लोग नाखुश होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब और धर्म की रक्षा के लिए तलवार लेकर खड़े हैं, और जब रेडक्लिफ फैसला लेंगे तब ये लोग उन्हें नंगी तलवार लेकर ढूंढते फिरेंगे। वे नहीं चाहते कि वो इनमें से किसी के भी हाथ लगे। बंटवारा हुआ तो दोनों तरफ के लोग नाखुश थे। ना कांग्रेस ये समझ पा रही थी और ना ही मुस्लिम लोग। तब सिखों ने अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग शुरू कर दी और बंटवारे के फैसले के बाद हाथों में तलवार लेकर जहां भी कोई मुसलमान मिलता उन्हें मार दिया जाता। यही हाल लाहौर में मुसलमान, हिंदू और सिख लोगों पर कर रहे थे। इसके आगे का जो मंजर है, तो मैं हूँ रूबी पारेख और आप मेरे साथ कुकू एफएम पर सुन रहे हैं इस समय बुक समरी इंडिया आफ्टर गांधी। इसके सारे एपिसोड सुनने के लिए इसे अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना बिल्कुल ना भूले। तो सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पाकिस्तान का कोई भी नेता इस मामले में दखल देना नहीं चाहता था। 50,000 सैनिकों की संख्या भी इस कत्लेआम को रोक नहीं पा रही थी। नेहरू ने दौरा भी किया मगर उसका उतना असर नहीं हुआ। कोलकाता में महात्मा गांधी शांति बहाल करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले ही दिन से तमाम तरह के मुसलमान, हिंदू और उपद्रवी अपने हथियार लाकर गांधी के चरणों में समर्पित करने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पंजाब में तैनात 50,000 सैनिक बल से कहीं ज्यादा कोलकाता में एक निहत्था आदमी प्रभावशाली साबित हुआ। 2 सितंबर को उनका उपवास शुरू हुआ और 7 सितंबर तक पूरी तरह शांति बहाल होने के बाद वो पंजाब जाने के लिए दिल्ली रवाना हुए। मगर वो पंजाब नहीं जा पाए क्योंकि दिल्ली में हिंसा बहुत बुरी तरह से भड़की हुई थी। वो दोनों मजहब के लोगों से मिलकर पुराने जख्मों को भूलकर शांति कायम करने की अपील कर रहे थे। दिल्ली शहर के बीचों बीच स्थित हुमायूं के मकबरे में 60,000 मुसलमानों ने शरणार्थी के रूप में पनाह ली थी। इस दौरान गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर का भी दौरा किया। उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को समझाया कि अगर वे सोचते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को रहने का कोई हक नहीं है तो ऐसा सोचकर वो हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने संघ को भी यह सुझाव दिया कि उनके ऊपर जितने भी हिंसा को भड़काने के आरोप लगे हैं, यही वक्त है जब संघ अपने पर लगे इन आरोपों को आधारहीन साबित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर नेहरू का मानना था कि न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हिंसा भड़काने में और दंगे करवाने में संघ का हाथ है। नेहरू को यह भी डर था कि कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं और सिखों द्वारा सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू का यह भी मानना था कि इनमें से बहुत से लोग मानवता की सारी हदें लांघ गए हैं और एक आतंकवादी के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस इस बात पर कायम थी कि इस राष्ट्र में हर एक मजहब के लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, हर एक राज्य में सभी समुदायों को बराबर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, वहीं दूसरी ओर आरएसएस इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता था। उस वक्त संघ के संचालक माधवराव गोलवलकर ने एक लेख में लिखा है कि हिंदुस्तान के गैर हिंदू लोगों को हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा को अंगीकार कर लेना चाहिए। उन्हें हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को सीखना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। उन्हें हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति के सिवा किसी भी विचार की तारीफ नहीं करनी चाहिए। एक शब्द में कहा जाए तो उन्हें अपना विदेशीपन छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उन्हें हिंदू राष्ट्र में एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहने पर मजबूर होना पड़ेगा।
हालांकि 7 सितंबर 1947 में दिल्ली के रामलीला मैदान में संघ ने एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की। यहाँ पर गोलवलकर ने इस बात का खंडन किया कि संघ एक हिंदू राष्ट्र चाहता है, मगर इस बात पर बेहद ही जोर दिया कि वो लोग हिंदू समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, हिंदुओं की संस्कृति और परंपराओं को कायम रखना चाहते हैं। अरे वह हिंदुत्व के आदर्श पर ही चलेंगे, किसी भी पार्टी और व्यक्ति के प्रभाव से उनके इस फैसले में बदलाव नहीं आने वाला है। 13 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी ने वापस से उपवास रखने का फैसला किया। इस दफा उपवास रखने के उनके 3 मकसद थे। पहला मकसद था कि भारत के आम लोग जो 2 राष्ट्र बनने पर विश्वास नहीं रखते, जो बंटवारे के फैसले के खिलाफ हैं, वो इस देश में साबित करके दिखाएं कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह सकते हैं। दूसरा मकसद पाकिस्तान की सरकार को संदेश देना था कि आखिर कब तक वहां भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा और उनका पलायन जारी रहेगा, इसे रोकना होगा। तीसरा मकसद था पाकिस्तान को स्टर्लिंग बैलेंस देना। दरअसल वित्त विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने के लिए इंग्लैंड ने दोनों ही देशों को कुछ रकम इनाम स्वरूप दी थी। 55 करोड़ की राशि भारत सरकार के पास थी और उस वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ जो किया था, उसकी नाराजगी के चलते भारत ने पाकिस्तान को उसका हिस्सा अदा नहीं किया था। 2 ही दिन में महात्मा गांधी की हालत और स्वास्थ्य बहुत खराब हो गए थे। 15 जनवरी को भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाएंगे। 17 जनवरी को संविधान सभा ने एक शांति समिति का गठन किया, जिसमें अलग अलग दलों के नेता शामिल थे। 18 जनवरी को वे एक घोषणा पत्र लेकर गांधी के पास गए, जिसमें लिखा था कि वो अल्पसंख्यकों के हक और हितों की रक्षा करेंगे। जिसके बाद महात्मा ने अपने उपवास को तोड़ा। जितने कट्टरवादी नेता थे वे सब शांत थे, मगर उनके समर्थक अब भी गुस्से से उबल रहे थे। गांधी अपने 1 करोड़पति शिष्य श्यामदास बिरला के घर ठहरे हुए थे, जहां से अक्सर शरणार्थियों का कोई जत्था ये नारे लगाते हुए गुजर जाता कि गांधी को मरने दो। हालांकि नारों से गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 20 जनवरी की बात है, जब महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त मदन लाल नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने उन पर बम फेंका था। हालांकि वो बम कुछ दूर जाकर गिरा और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर इन हमलों के बावजूद भी महात्मा गांधी ने लोगों से मिलना जुलना कम नहीं किया। 29 जनवरी की शाम थी जब एक नौजवान ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी को गोली मारने के बाद गोडसे ने तुरंत समर्पण भी कर दिया। गोडसे को मौत की सजा सुनाई गई। अपनी सजा के पहले उसने अपनी हरकत को सही बताते हुए एक उल्लेखनीय भाषण भी दिया। उसका मानना था कि महात्मा गांधी मुसलमानों की दलाली कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें मारना ही उचित समझा। वैसे तो कई लोग जो गांधी के जीवन काल में उनके विरोधी रहे थे और उन्हें बनावटी कहते थे, वे सभी उन्हें संत मानकर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। जिन्ना ने बहुत हल्की फुल्की सी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके प्रतिद्वंदी की मृत्यु से हिंदू समाज बहुत ही दुखी है। हालांकि पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक बेहद मजबूत और शांति प्रिय संदेश दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो बदले की बात ना करे और बापू के पथ पर चले। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि बापू को उस पाप की सजा मिली जिस पाप को हम लोगों ने किया। नेहरू ने गांधी की चिता की राख को गंगा में प्रवाहित करके इलाहाबाद में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी महात्मा के मिशन को पूरा करने से पीछे नहीं हटेगा। हमने बहुत ही महंगे मूल्य पर एक सबक सीखा है। सभी को एक होकर उस सांप्रदायिकता के जहर के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जिसने युग के सबसे महान पुरुष को हमसे छीन लिया। नियति का खेल देखिए। कुछ दिनों पहले ही नेहरू और पटेल के बीच में तनाव बहुत ही गहरा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि बात इस्तीफे तक पहुंच गई और आखिरी फैसला हुआ कि दोनों अपने पक्ष को गांधी के सामने रखेंगे। 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में पटेल गांधी से मिले थे और गांधी ने उनसे विवाद को खत्म करने की बात कही। गांधी ने यह भी कहा कि वे अगले दिन दोनों नेताओं से मिलेंगे, मगर नियति को यह मंजूर नहीं था।
और उस दिन गांधी की हत्या हो गई। इन सारी घटनाओं के बाद नेहरू ने पटेल को पत्र लिखा और कहा कि हमें पुरानी रंजिश को भुलाकर एक साथ सहयोगपूर्ण कार्य करना चाहिए। बापू की मृत्यु के साथ ही बहुत कुछ बदल गया। हमें एक अलग और कठिन दुनिया का सामना करना है। पटेल ने जवाब में लिखा है कि वह भी पूरी शिद्दत से यही बात चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि उन लोगों ने साथ में मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है और जब पूरा मुल्क शोक में डूबा हुआ है तो उनके संयुक्त प्रयास की बहुत आवश्यकता है। गांधी की मृत्यु के बाद पटेल और नेहरू की दूरियां खत्म हो गई। एक नए और अस्थिर देश के दो बड़े नेताओं के बीच सुलह होना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। पहले ये जानिए कि उस वक्त देश के दो सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं का क्या कहना था। एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना था कि हिंदुस्तान की सरजमी के कारण अलग अलग मजहब और संस्कृति के लोग यहाँ खिंचते चले आए। इस मिट्टी ने सबका स्वागत किया और यहाँ पर सबने एक साथ घुल मिलकर जीना सीखा है। हर मजहब के लोग एक साझी राष्ट्रीयता में ढल चुके हैं और कोई भी महत्वाकांक्षी योजना हमारी एकता को खंडित नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्नाह का कहना था, ये महज एक ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान एक साझी राष्ट्रीयता विकसित कर सकते हैं। हिंदू और मुसलमान दो विभिन्न धार्मिक दर्शनों, सामाजिक रीति रिवाजों और साहित्य से ताल्लुक रखते हैं। उनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है और हकीकत में वे दो अलग अलग सभ्यताओं से ताल्लुक रखते हैं। 15 अगस्त 1947 को ही यूनियनिस्ट गठबंधन के एक नेता ने पाकिस्तान के बनने पर अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनके अनुसार ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटना चाहती थी। गौर करने वाली बात है कि जो ब्रिटिश सरकार यहाँ की सत्ता को छोड़ने को तैयार नहीं थी, वही ब्रिटिश 1947 के अगस्त महीने में भारत छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। लोग 26 जनवरी 1948 को सत्ता बदलने की तारीख तय करना चाहते थे, पर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 की सत्ता इसलिए छोड़ दी ताकि बंटवारे पर सुलह करने का समय ही ना मिले। 3 वजह निकलकर सामने आती हैं, जिसके कारण पंजाब की एकता को और हिंदुस्तान की अखंडता को नहीं बचाया जा सका। पहला कारण कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिमों को और जिन्नाह को कम समझने की भूल की। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी और नेहरू ने मुस्लिम लीग के साथ अपने संबंधों में कई बड़ी गलतियां की। नेहरू को विश्वास था कि मुस्लिम धर्म पर बनी हुई किसी पार्टी के बजाय एक सामाजिक पार्टी को वोट करेंगे। दूसरी वजह थी जिन्ना की महत्वाकांक्षी सोच, जो मानवता का कत्ले-आम नजरअंदाज करके अपने स्वार्थ के लिए एक मुल्क चाहते थे। तीसरी वजह थे ब्रिटिश, जिन्होंने भारत में शासन करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़काए, नफरत की खाई को गहरा किया। 1946 की शुरुआत में भारत में चुनाव होना शुरू हुआ था। एक तरफ कांग्रेस जहां गरीबी को हटाने को लेकर, मजदूरों को अधिकार देने को लेकर ऐसे ही कई सारे कामों के नाम पर वोट मांग रही थी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग इस्लाम के नाम पर हिंदुओं की गुलाम बने जाने का भय दिखाकर वोट मांग रही थी। जिन्ना ने तो लोगों से ये भी कहा कि अगर वो सभी मुसलमान एकत्र होकर जाति से ऊपर उठकर अपने लिए एक राष्ट्र की मांग करें तो हम ये लड़ाई अभी जीत जाएंगे। खैर, जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस बहुमत से जीत गई, पर उसकी जीत में भी एक हार दबी हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अधिकतर मुसलमानों की सीट को जीत लिया था। यानी कि जिन्ना के पीछे एक बड़ा मुस्लिम समूह खड़ा था। 29 जुलाई 1947 को मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि एक अलग देश बनाने के लिए यही सबसे अच्छा वक्त है। ब्रिटेन से भेजी गई कैबिनेट मिशन हिंदू और मुसलमानों के बीच में सुलह कराने में नाकाम होकर वापस लौट गई। इसी बीच मुस्लिम लीग ने 2 सप्ताह के बाद कार्यवाही दिवस की घोषणा की। कार्यवाही दिवस वो दिन था जब संयुक्त भारत के सपने को मजहब के नाम पर मिट्टी में दफन कर दिया गया। हम जिस दिन को आजादी मनाते हैं, उस दिन केवल गांधी ही दुखी नहीं थे। सीमा के पार पाकिस्तान में मशहूर शायर फैज ने लिखा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका
ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गम दिल। बंटवारे से अधिक गुस्सा और अधिक दुखदाई था बंटवारे की कीमत। बंटवारा करना ही था तो कर लेते सब, मगर मजहब में अंधा होकर इतनी जानें नहीं लेनी चाहिए थी और खून खराबा तो नहीं करना चाहिए था। मुल्क के बंटवारे की वजह क्या थी, इस बात पर अब भी बहस जारी है, मगर उसके परिणाम के बारे में बहुत कम ही लोग चर्चा करते हैं। जो विभाजन 1947 में हुआ, 1985 तक उससे करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बहुत लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा 20 लाख के करीब है। बंटवारे के वक्त ब्रिटिश हुकूमत की पहली प्राथमिकता थी भारत में उनके अफसरों की जान की रक्षा करना। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के ऐसे कई सारे निर्णय थे जो गलत समय पर लिए गए और इस कारण से हिंसा का स्तर कहीं ज्यादा बढ़ गया। पंजाब के एक अधिकारी ने ऑक्सफोर्ड के एक नौजवान कार्यकर्ता को ब्रिटिश राज्य के बारे में बयान दिया, तुम अंग्रेज लोग निष्पक्षता के खेल में यकीन रखते हो। तुम लोगों ने हिंदुस्तान को उसी हालत में छोड़ा जैसा तुमने उसे पाया था। अंग्रेज अब भारत को एक बहुत ही घिनौनी चाल के अंतर्गत छोड़ना चाहते थे। उनके अनुसार देश का कोई भी राज्य या तो पाकिस्तान में मिल सकता था या हिंदुस्तान में, या फिर आजाद रहकर एक अलग देश बनने की घोषणा कर सकता था। ब्रिटिश के राजनीतिज्ञ सर स्टेफर्ड क्रिप्स का कहना था कि भारत के सारे रजवाड़ों का अंग्रेजी सरकार से एक निश्चित संपर्क है। अगर वह भारतीय संघ में शामिल होना ना चाहे तो वह वैसे ही रहेंगे जैसे वर्तमान में उनकी स्थिति है। कुछ अंग्रेजों की ये भी राय थी कि भारत अलग अलग राज्यों को संभाल नहीं सकता, या फिर भारत में इतने बिखराव के साथ शासन नहीं किया जा सकता है। केवल अंग्रेजों में इतनी ताकत है कि वह इसे जोड़ कर रखे। माउंटबेटन एक बहुत ही चालाक किस्म के शख्स थे। उन्हें इस बात की हमेशा बहुत फिक्र रही कि इतिहास उनका मूल्यांकन कैसे करेगा। उनके पहले के वायसराय लॉर्ड वेवल अपनी सामाजिक छवि की अधिक चिंता नहीं करते थे। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने फोटोग्राफर तक को यह निर्देश दे रखा था कि उनकी तस्वीरें ऐसे दृष्टिकोण से ली जाए जिससे उनकी झुर्रियां ना दिखे। हिंदुस्तान से इंग्लैंड वापस लौटने पर माउंटबेटन ने कई किताबें लिखवाई। कुछ किताबें अपने कारनामों को दुनिया में पेश करने के लिए और कुछ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। समझिए कि अपने ऊपर लिखवाई गई किताबों के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन ने किन किन चीजों के बीच शांति स्थापित की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच, नेहरू और पटेल के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये तो समझने की बात है कि उनके बीच कितनी शांति स्थापित हुई और कितनी नहीं। किताबों में माउंटबेटन ने ऐसा जिक्र किया है जैसे ये सभी स्कूल जाते हुए बच्चे हों और उन्होंने इनकी लड़ाई खत्म कर दी। कहीं कहीं पर बेतुक बातें भी लिखी गई है, जैसे नेहरू ने सरदार पटेल को माउंटबेटन के कहने पर मंत्रिमंडल में शामिल किया, वरना वो कभी इसके पक्ष में नहीं थे। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए तो भारत को 500 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ छोड़कर गए थे। वीपी मेनन की किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में ये पढ़ने को मिलता है कि किस तरह से ये सारे टुकड़े एक होकर एक राष्ट्र में तब्दील हुए। देसी रजवाड़ों की संख्या 500 के ऊपर थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 521 और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 565। बस ये समझ लीजिए संख्या 500 के ऊपर थी। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी सहूलियत के साथ पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लिया। छोटे बड़े राज्य, रियासत और रजवाड़े सभी अपनी ताकत और स्वरूप की खातिर पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत पर ही निर्भर थे। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि सभी देसी रियासतें अयोग्य इंसानों के हाथों में थीं, जिनके हाथ, पैर, आंख, कान, नाक सब कुछ ब्रिटिश ही थे। अब चाहे इन रियासतों के मालिक कैसे भी हों, अय्याश हो या फिर प्रजा की फिक्र करने वाले, मगर 40 के दशक में इन सबको बस एक ही फिक्र थी। वह फिक्र थी कि आजाद भारत में इनका अस्तित्व क्या होगा। देश के इन सभी रियासतों को एक करने का जिम्मा था पटेल के हाथ में।
वे कई शानदार पार्टियों का आयोजन करते थे और इन सभी राजा महाराजाओं को बुलाते थे। पटेल ने इन सबसे कहा कि वह हिंदुस्तान में एक नया संविधान बनाने में मदद करे, कांग्रेस से हाथ मिला ले। साथ ही संविधान सभा के लिए अपने अपने प्रतिनिधि को भेजने का आमंत्रण भी दिया। सबसे पहले बीकानेर के महाराजा पटेल इसके पक्ष में आए थे। हालांकि फरवरी माह में संविधान सभा में शामिल होने वाला पहला राज्य बड़ौदा बना। जो भी राज्य पटेल के पक्ष में आए, उन्होंने बाकी राज्यों से भी अपील की कि सभी एकजुट हो जाएं। राजस्थान के कई राज्यों ने कांग्रेस से समझौता कर लिया। उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि वे हमेशा से दिल्ली में शासन करने वाले राज्यों के अधीन कार्य करते आए थे, चाहे वह मुगल हो, ब्रिटिश हो या अब कोई पंडित हो। दूसरी बात थी अतीत में हुई मुसलमानों के साथ उनकी लड़ाइयां, और इस कारण से वे कभी भी पाकिस्तान से नहीं मिलते। 27 जून को भारत सरकार ने एक नए राज्य विभाग का गठन किया, जिसका मकसद था पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ना। यह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे सौंपा गया और उन्होंने अपना मुख्य सचिव वीपी मेनन को चुना। वैसे उस वक्त देखा जाए तो सत्ता हस्तांतरण की सबसे बेहतर समझ जिसको थी, वह वीपी मेनन ही थे। 9 जुलाई की तारीख को पटेल और नेहरू दोनों की मुलाकात वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से हुई। इस मुलाकात का नतीजा ये हुआ कि माउंटबेटन ने देसी रियासतों के मामले को पहला प्रमुख मुद्दा के रूप में सुलझाने के लिए चुना। उसी दिन गांधी भी मिले और इसी मुद्दे पर उनकी भी चर्चा हुई। यानी कि कांग्रेस के 3 त्रिमूर्ति माउंटबेटन से सभी रियासतों को विलय कराने के लिए राजी करने में सहयोग देने की बात कर रहे थे। यहाँ पर माउंटबेटन ने एक पार्टी का आयोजन किया और एक तरह से देखा जाए तो भारत में अपने सबसे संपूर्ण योगदान को अंजाम दिया। इस पार्टी में उन्होंने एक ओजस्वी भाषण दिया। पार्टी में सभी राजा महाराजाओं रियासतों के मालिक आकर बैठे हुए थे। माउंटबेटन ब्रिटिश फौजी अफसर की वर्दी पर तमाम तरह के मेडल लटकाए हुए थे, जो दूर से ही चमक रहे थे। भाषण देने आए। इसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार रियासतों की सुरक्षा करने में अब कोई मदद नहीं करेगी, इसलिए उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। एक विलय पत्र तैयार किया गया, जिसके मुताबिक जो भी रियासत इस पर हस्ताक्षर करती, वह विदेशों में अपना प्रतिनिधि नहीं रख सकती थी। संचार और सुरक्षा के मामले कांग्रेस को सौंपने पड़ते। माउंटबेटन ने यह भी कहा कि ऐसा ना करने का मतलब होगा कि आप अराजकता को निमंत्रण देंगे, पर विश्वास करिए कि इससे सबसे ज्यादा चोट आपको ही पहुंचेगी। काफी सारी रियासतों में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, उनके लिए पटेल और मेनन ने एक शानदार व्यू रचा। उन्होंने उन रियासतों की प्रजा में आक्रोश भर दिया। उज्जैन में विरोध के कारण हर एक रजवाड़े को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना ही पड़ा। इस कार्य में वीपी मेनन का बहुत बड़ा योगदान था। हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने की जमीन मेनन और पटेल ने एक साथ तैयार की थी। जब पटेल की माउंटबेटन से रियासतों के मामले में पहली दफा बातचीत हुई थी, तब पटेल ने माउंटबेटन से कहा था कि आजादी मिलने के दिन उन्हें एक टोकरी में 565 सेब एक साथ लाने होंगे। माउंटबेटन ने कहा कि अगर आपको 565 सेब में से केवल 560 सेब मिले तो कोई हर्ज। आजादी के दिन तक 565 में से 562 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 15 अगस्त के बाद भी जिन रियासतों ने समस्या खड़ी की, उनकी संख्या 3 थी। इसमें पहली रियासत थी त्रावणकोर, जो ब्रिटिश के बाद कांग्रेस को उत्तराधिकारी नहीं मान रही थी। देखा जाए तो देश में इस रियासत का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक था। यहाँ से समुद्री कारोबार जुड़े थे और सबसे अहम, देश में सबसे अधिक शिक्षित लोग भी यहीं पर थे। जब वहां के दीवान से नेहरू, माउंटबेटन और पटेल की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्वतंत्र राज्य के रूप में समझौता करने में इत्तेफाक रखते हैं। त्रावणकोर के दीवान को समझाने की खातिर मेनन को भेजा गया। त्रावणकोर में मोनाजाइट का भंडार था, जिसमें थोरियम की प्राप्ति होती थी, जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जाता था। ब्रिटिश के कुछ राजनीतिज्ञों ने वहां के दीवान को उकसाया
कि वह स्वतंत्र राज्य के रूप में खुद को स्थापित करे, क्योंकि वहां से ब्रिटेन ने थोरियम प्राप्ति के लिए संधि कर ली थी, जो कि उस वक्त जारी शीत युद्ध में बहुत काम आती। वहां के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जो कि राज्य का सारा कार्यभार संभालते थे, उन्होंने वायसराय से यह तक कह डाला कि अगर वह हिंदुस्तान को कॉटन की आपूर्ति बंद कर दे तो क्या कोई दिक्कत होगी। दूसरी तरफ वह अपने राज्य में लोगों को स्वतंत्र देश का सपना दिखाकर सुनहरे अतीत की याद दिला रहे थे। हालांकि जब एक दिन वह अपने राज्य में वापस लौट रहे थे, तब एक सैनिक ने आम इंसान के भेष में उन पर हमला कर दिया। इसका जो नतीजा निकला वह भारत के पक्ष में आया और त्रावणकोर राज्य ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जो राज्य मिलने में आनाकानी कर रहा था वह था भोपाल। वहां की प्रजा में अधिकतर संख्या हिंदुओं की थी और वहां का शासक एक मुसलमान था। भोपाल का नवाब कांग्रेस और गांधी का कट्टर विरोधी था। वहीं वो जिन्ना और मुस्लिम लीग का करीबी था। उसके अनुसार अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना पूरी मानवता के लिए एक बड़ा संकट था, क्योंकि भारत में मुसलमान लोग अंग्रेजों के सहारे होने वाले न्याय से जी रहे थे। यहाँ के नवाब हिंदुस्तान में मिलने की बजाय अंबरनाथ में मिलना अधिक पसंद करते। लेकिन नवाब की माउंटबेटन के साथ पुरानी दोस्ती थी। माउंटबेटन ने जब नवाब को भारतीय राष्ट्रीय संघ में शामिल होने के लिए पत्र लिखा, तो जवाब में उसने एक लंबा चौड़ा भावुक पत्र भेजा। आनाकानी, कुछ अनबन और कुछ शर्तों के साथ भोपाल ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नवाब ने माउंटबेटन से कहा कि वे पटेल को राजी कर लें कि 15 अगस्त के 10 दिन के बाद भोपाल शामिल होगा। माउंटबेटन ने उनसे कहा कि आप 14 अगस्त को ही हस्ताक्षर करके दे दीजिए, मैं पटेल को 10 दिनों बाद ये सौंपूंगा। जोधपुर के राजा ने भी कुछ नखरे दिखाए और ये मामला भी थोड़ा दिलचस्प रहा। पहले तो वो बाकी राजाओं की तरह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद किसी ने राजा के दिमाग में ये बात डाल दी कि वह पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए वह पाकिस्तान के साथ बेहतर शर्तों पर समझौता कर सकता है। पटेल को इस बात की चिंता हो गई कि अगर जोधपुर पाकिस्तान से मिलता है तो फिर कुछ और राज्यों को ऐसा करने के लिए उकसावा मिलेगा। एक विवरण के अनुसार जोधपुर के राजा और जिन्ना की बैठक हुई तो जिन्ना ने खाली पेपर देकर बोला कि आपको जो मन करे वह शर्तें लिख भेजिए। इसी बीच पटेल ने हस्तक्षेप किया। इसके साथ ही वहां की प्रजा और वहां के सामंत पाकिस्तान से मिलने के पक्ष में नहीं थे। आखिरकार जब जोधपुर के राजा माउंटबेटन के दफ्तर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब अचानक उन्होंने माउंटबेटन के सचिव पर बंदूक तान दी और कहा कि मैं आप लोगों का निर्णय नहीं मानूंगा। कुछ देर बाद वे शांत हुए और फिर हस्ताक्षर कर दिए। एक और राज्य जिसने अभी तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, उसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ की आबादी तो हिंदू थी, मगर वहां का नवाब मुसलमान था। वहां के नवाब को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उसके पास 2000 से अधिक नस्लों के कुत्ते थे और अच्छी नस्ल के शिकारी कुत्ते उसके महल की रक्षा करते थे। उसने अपने प्रिय नर हाउंड कुत्ते और मादा हाउंड कुत्ते की शादी पर उस वक्त 3 लाख रुपए से अधिक खर्च किए थे। उसकी प्रजा में किसी आम इंसान की वार्षिक वेतन से यह 1000 गुना अधिक था। जूनागढ़ के अंदर एकमात्र ऐसा जंगल था जहां एशियाई शेर पाए जाते थे। इसके अलावा सोमनाथ का मंदिर भी था, जो कि पूरे हिंदुस्तान के आकर्षण का केंद्र था। जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान जब यूरोप की यात्रा पर थे, उस वक्त वहां का दीवान बदल दिया गया। नया दीवान मुस्लिम लीग और जिन्ना का करीबी था। 14 अगस्त को जूनागढ़ ने पाकिस्तान में विलय करने का फैसला लिया। कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा जाता है कि इस फैसले ने पटेल की दुखती नस को दबाया, क्योंकि पटेल भी इसी क्षेत्र से आते थे और यहीं की भाषा बोलते थे। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और वहां की 91% प्रजा ने हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए वोट किया। इस तरह से जूनागढ़ भी इस देश का हिस्सा बना, मगर अभी भी समस्या हैदराबाद की रियासत में अटकी हुई थी।
यहाँ का नवाब दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक था, लेकिन गजब का कंजूस भी था। पुराने कपड़े, फीकी टोपी, बिना प्रेस किया हुआ पजामा, सस्ती पुराने मॉडल वाली कार, अतिथियों का स्वागत ना करना, ये सब उसकी रोजमर्रा की क्रिया थी। वहां का निजाम चाहता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद उसे आजादी मिले और उसका सीधा संपर्क इंग्लैंड की क्वीन से हो। माउंटबेटन ने जब उस पर दबाव डाला कि वो संविधान सभा में शामिल हो जाए, तो निजाम के वकील ने उनसे कहा कि अगर उन पर दबाव डाला गया तो वो ये विचार करेंगे कि पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। सरदार पटेल ने सीधे तौर पर इस मामले में कहा था कि एक आजाद हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में कैंसर की तरह है। 15 अगस्त को राज्य के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान का ध्वज फहरा दिया। जाहिर है कि उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी रजाकार के कार्यकर्ताओं का जुल्म भी बढ़ता ही जा रहा था। निजाम और रजाकारों को इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी तथा जिन्ना के द्वारा बढ़ावा दिया गया। जिन्ना ने यहां तक कह डाला कि अगर हिंदुस्तान ने हैदराबाद पर दबाव बनाया तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान यानी कि 10 करोड़ की आबादी जी जान से इसकी रक्षा करेगी। सन 1948 की बसंत हैदराबाद में कुछ अच्छी नहीं गुजरी। तनाव के माहौल में ब्रिटिश और पाकिस्तान द्वारा यहाँ हथियार भेजे जाने लगे। मद्रास के प्रधानमंत्री ने पटेल को सूचित किया कि हैदराबाद से आ रहे शरणार्थियों की बाढ़ को वे संभाल नहीं सकते। लॉर्ड माउंटबेटन ने निजाम को विलय के वास्ते राजी करने के लिए पत्र लिखे, लेकिन निजाम अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने 21 जून 1948 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये सारा मामला पूरी तरह से पटेल के हाथ में था। 13 सितंबर को भारतीय सेना हैदराबाद में गई। 4 दिन की तब चली लड़ाई के बाद हैदराबाद को काबू में कर लिया गया। कहते हैं कि इस लड़ाई में 42 भारतीय फौज और 2000 रजाकारों की जानें गई। पूरे भारत को एक करने का श्रेय पटेल को जाता है। हालांकि वो ये काम वीपी मेनन के बिना शायद नहीं कर पाते और मेनन इस काम को जनता के सहयोग के बिना अंजाम नहीं दे पाते। हर रियासत के राजा और महाराजा जानते थे कि प्रजा में एक विरोधी आंदोलन चल रहा है। पटेल ने जिस टोकरी की बात की थी उसमें सारे सेब तो आ गए, मगर एक सेब बचा रह गया। जम्मू कश्मीर केवल देखने में ही एक सुंदर सा राज्य नहीं था, बल्कि यह भौगोलिक दृष्टि से भारत के लिए एक अहम राज्य आज भी है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और तिब्बत से सटी हुई हैं। अफगानिस्तान की पतली सी पट्टी ही इसे सोवियत संघ से अलग करती है। यहाँ की प्रजा में अधिकांश लोग मुसलमान थे, जहाँ का राजा एक हिंदू था। इस बात ने 15 अगस्त 1947 के बाद यहाँ की परिस्थितियों को और भी कठिन कर दिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह आम जनता से बमुश्किल ही कभी मिले हों। घाटी में शेख अब्दुल्ला नाम का एक शख्स उनका सबसे बड़ा विरोधी था। एक शॉल बेचने वाले व्यापारी के घर जन्मे शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, मगर अपनी पढ़ाई और तमाम काबिलियत के बावजूद शेख को कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिली। इसका कारण था कि सरकारी नौकरी में वहां हिंदुओं का वर्चस्व अधिक था। शेख ने कहा कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इसी दौरान शेख अब्दुल्ला और नेहरू में भी नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के विचार पसंद करने लगे। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की घाटियों में एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्हीं दिनों कश्मीर में दंगे भी भड़कने शुरू हो गए थे, जिसमें कई हिंदू लोगों की दुकानों को लूट लिया गया। शेख अब्दुल्ला जब मुस्लिम जनता की मांग को लेकर राजा से मिलने वाले थे, इसी बीच उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़प और लड़ाइयां गहराती गई। इसी बीच शेख अब्दुल्ला भी घाटी में मशहूर होते गए। उन्हें 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तब अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए नेहरू कश्मीर गए, मगर राजा के आदमियों ने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया। कश्मीर के राजा श्री हरि सिंह पूरी तरह से स्वतंत्र होने का निर्णय कर चुके थे। वह कांग्रेस से बढ़िया स्तर पर नफरत करते थे और पाकिस्तान में शामिल होने की सोच भी नहीं सकते थे। नेहरू हमेशा चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने।
वहां के राजा ने 2 बार अपने प्रधानमंत्री को बदला और आखिरी बार जो प्रधानमंत्री बना उसका कांग्रेस के नेताओं के साथ अच्छा रिश्ता था। इसी दौरान कश्मीर में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया। शेख अब्दुल्ला को भी जेल से रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान से हजारों हथियारबंद हमलावरों ने कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दाखिल होकर हिंसा शुरू कर दी। मुजफ्फराबाद में जब आक्रमण हुआ तो वहां पर कश्मीर की एक बटालियन मौजूद थी, मगर उसमें भी आधे से अधिक मुसलमान थे जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते थे। तो वहां पर घुसपैठियों ने आसानी से जीत हासिल कर ली। उरी में जब हमलावर नदी के उस पार थे तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने पहले पहुंचकर नदी पर बने पुल को उड़ा दिया। हमलावर 48 घंटे तक तो रुके रहे, मगर उसके बाद उन्होंने नदी को पार करके सेना का सफाया कर दिया। इन हमलावरों को एक तरफ जहां पाकिस्तान की आर्मी मदद कर रही थी, वहीं ब्रिटिश सैनिक भी इस घटना पर आंखें मूंद कर चुपचाप खड़े थे। हमलावर जब बारामूला पहुंचे तो उन्होंने वहां बहुत घिनौनी हरकतें की, लूटपाट की। आंधी में अंधे होकर वे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी को मार रहे थे। महिलाओं की चीखों से शहर गूंज रहा था। डॉक्टर से लेकर पादरी तक, नर्स से लेकर नन तक सबको गोली मारी जा रही थी और हैवानियत की सारी हदें लांघी जा रही थी। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को चिट्ठी लिखकर सैनिक सहायता मांगी। माउंटबेटन ने सलाह दी कि सैनिक सहायता भेजने के पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाए। इसके बाद भारतीय सेना विमानों में चढ़कर कश्मीर की घाटी में पहुंची। श्रीनगर को, फिर बारामूला को और फिर उन तमाम जगहों से हमलावरों को खदेड़कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। फिर नेहरू ने हरि सिंह को पत्र लिखा कि कश्मीर के प्रधानमंत्री का पद शेख अब्दुल्ला को दिया जाए। महात्मा गांधी और नेहरू के अनुसार शेख अब्दुल्ला भाईचारे और एकता में विश्वास रखते थे। उसके बाद माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर के मुद्दे को नेहरू संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विश्राम की घोषणा की। जाहिर है मसला अभी तक सुलझा नहीं था और आए दिन देश को इससे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दिल्ली के नजदीक स्थित जिस कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लड़ा गया था, वही मैदान एक बार फिर से एक लड़ाई का गवाह बना। इस बार भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में अपना सब कुछ खोने वाले शरणार्थियों का आशियाना कुरुक्षेत्र मैदान बना। शुरुआत में सरकार ने उस मैदान के अंदर 1 लाख शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था की थी, मगर उससे 30 गुना अधिक, करीब 30 लाख शरणार्थी वहां पर रहते थे। हर दिन 100 टन आटा, चावल इत्यादि की खपत करके उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती थी। इस दौरान देश और विदेश के समाज सेवकों द्वारा बनाया हुआ एक संगठन यूनाइटेड काउंसिल फॉर रिलीफ एंड केयर सरकार की पूरी मदद कर रहा था। शरणार्थियों के लिए मन बहलाने का इंतजाम किया गया। कथित तौर पर कई जगहों पर पर्दे लगाकर सिनेमा दिखाए। इसमें चार्ली चैपलिन और मिकी माउस जैसी फिल्में भी दिखाई गई। 2 घंटे तक लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर, अपने ऊपर हुए जुल्मों को सहन करके उन फिल्मों को देखते और हंसते खिलखिलाते थे। शरणार्थियों का यह समूह अपने आप में एक शहर था। पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी अनुमानित तौर पर 27 लाख हेक्टेयर जमीन छोड़कर आए थे, जबकि यहाँ से मुसलमान केवल 19 लाख हेक्टेयर जमीन छोड़कर गए थे। इन जमीनों पर वापस से शरणार्थियों को बसाना काफी मुश्किल काम था। लोगों ने दावा प्रपत्र भरकर जमा किया, जिसमें यह दर्ज था कि पाकिस्तान में उनके पास कितनी जमीनें थी। जाहिर तौर पर कई लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर भी दावा किया, इसलिए एक सभा आयोजित की जाती थी। एक एक करके सभी दावों को एक सरकारी अधिकारी पढ़ता था। जिसका दावा होता था उसे यह साबित करना होता था कि उसके पास पाकिस्तान में कितनी जमीन थी। इसके अलावा उस गांव के पड़ोसी लोग भी होते थे। सबकी राय को जानकर सही और गलत का फैसला होता था। बंटवारे के वक्त हुआ पलायन इतिहास में सबसे बड़ा मानवीय पलायन था। वहीं शरणार्थियों में जमीन का बंटवारा भी इतिहास में सबसे बड़ा बंटवारा था। शुरू में हर एक शरणार्थी को 4 हेक्टेयर की जमीन उपलब्ध कराई गई। बीज और खाद के लिए सरकार ने कर्ज की व्यवस्था की। जमीन के बंटवारे में कई लोगों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा।
खास तौर पर एक महिला को पाकिस्तान में उस महिला के पास अपने पति द्वारा छोड़ी गई 11,500 हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन यहाँ करनाल में उसे केवल 800 हेक्टेयर जमीन मिली। खैर, शरणार्थी का यह समूह चाहे जमीन के बंटवारे से खुश हो या ना हो, पर मेहनती बहुत था। देखते ही देखते साल 1950 तक बंजर जमीनों पर फसलें लहलहाने लगी और चारों तरफ हरियाली दिखने लगी। बंटवारे के वक्त सबसे अधिक दुख और यातना महिलाओं को झेलनी पड़ी। कई सारी हिंदू और सिख महिलाओं का जबरन उनके घर से अपहरण कर लिया गया। वैश्याघरों में शरणार्थी महिलाओं की बाढ़ सी आ गई थी। कई सारी महिलाओं को उनके घर वालों ने उस कारण से निकाल दिया जो उनके साथ बिना उनकी मर्जी के किया गया। शांति बहाल होने के बाद दोनों देशों से अपहरण की हुई महिलाओं को वापस भेजा जा रहा था। कई सारी औरतें गर्भवती हो चुकी थी। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका परिवार दुश्मन के बच्चे को वापस अपनाएगा या नहीं, और कई अपने परिवारों में इसलिए वापस नहीं जा रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि उनका परिवार उन्हें अपवित्र मानकर जाने क्या सलूक करेगा। इसी बीच देश खाने और पीने की समस्या से जूझ रहा था। पालतू जानवर भूख या बीमारी से मर रहे थे, तो कहीं पर किसान पेड़ की छाल को उबालकर जीवन यापन कर रहे थे। हैदराबाद में कम्युनिस्टों ने अपनी पकड़ मजबूत की। उन्हें रजाकरों द्वारा छोड़कर गए हुए हथियार मिल गए, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने कई गांव में जमींदारों की हवेलियों पर कब्जा कर लिया। किसानों को कर्ज और कर से मुक्त कर दिया और इस कारण भोली भाली प्रजा उनका सहयोग करने लगी। कम्युनिस्टों ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हालांकि कुछ सख्त कदम उठाकर सरकार ने उन्हें काबू कर लिया। आजादी के बाद कांग्रेस में काफी बिखराव हो गया था। सबसे अधिक बिखराव कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच में था। इनमें से एक नेहरू और पटेल थे। हालांकि गांधी की मृत्यु ने दोनों को फिर से करीब ला दिया था, पर 1949 के दौरान यह मतभेद वापस से पनपना शुरू हो गया। जब भारत को पहला राष्ट्रपति चुनना था, नेहरू ने राजगोपालचारी को आश्वस्त कर दिया कि वही राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं दूसरी ओर पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। इस राजनीतिक मतभेद में पटेल की जीत हुई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया और उस दिन राजेंद्र प्रसाद को 3000 सैनिकों की सलामी मिली। इस बीच पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कि नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कांग्रेस में केवल पटेल ही थे जो नेहरू से बड़े थे और लोकप्रियता में कमोबेश उनके जैसे ही थे और बेझिझक उन्हें चुनौती देने को तैयार रहते थे। मगर पटेल जानते थे कि कांग्रेस के टूटने का मतलब है कि देश का चरमरा जाना। इसलिए उन्होंने कई जगह अपने भाषणों में नेहरू पर विश्वास जताया और आखिरी दिनों में वो बिस्तर पर लेटे लेटे नेहरू को पत्र लिखकर उनके जन्मदिन की बधाई दी। फिर 3 सप्ताह के बाद वह चल बसे। दूसरी तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच में भी कुछ वैचारिक मतभेद थे। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण समारोह में जाने से नेहरू ने प्रसाद को मना किया था। नेहरू का मानना था कि इससे देश में हिंसा भड़क सकती है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने वहां पर जाकर भाईचारे का संदेश दिया। 1951 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस से अपना रुख अलग कर लिया और एक नई सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसका मकसद था किसानों को, श्रमिकों को, गरीब तबके को उसका हक दिलाना। इस पार्टी ने कांग्रेस को एक पुरातनवादी पार्टी करार दिया। नेहरू, जो कि पहले से ही कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम टंडन से खुश नहीं थे, उन्हें एक मौका मिल गया कि वे उन्हें अध्यक्ष पद से हटा सके। बेंगलुरु में मीटिंग हुई और जिसके बाद देश तथा कांग्रेस की कमान दोनों नेहरू के हाथ में सौंप दी गई। 1952 में भारत का पहला चुनाव कराने का फैसला लिया गया। चुनाव आयोग का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व सुकुमार सेन कर रहे थे। सुकुमार सेन को लंदन यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिल चुका था। सिविल सर्विस और कई जिलों में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके थे। पहली बार चुनाव कराना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी अशिक्षित थी और उसे मतदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जो पार्टियां खड़ी हुई थी उनमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी और एक कृपलानी की पार्टी थी। कृपलानी का कहना था कि कांग्रेस गांधी के पुराने विचारों को भूलकर जमींदार, सामंत और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। इसके उलट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी पार्टी महासंघ के जरिए हिंदुओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर दोनों ही कांग्रेस विरोधी थे, पर फिर भी सरकार में मंत्री रह चुके थे। अंबेडकर ने सरकार से इस्तीफा दिया और कांग्रेस के खिलाफ भाषण दिए। नेहरू भी चुनाव प्रचार में उतर आए और 9 सप्ताह तक आंधी तूफान की रफ्तार से देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक का दौरा किया। कहते हैं कि 18,000 मील की दूरी उन्होंने हवाई जहाज से नापी। 52,000 मील की दूरी में चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने कार का इस्तेमाल किया। 16,000 मील रेलगाड़ी और 90 मील की यात्रा नाव से की। नेहरू ने अपने भाषणों में महात्मा गांधी की झलक दिखाई। उन्होंने कहा कि वह हर एक व्यक्ति से अंतिम सांस तक लड़ेंगे जो किसी दूसरे व्यक्ति पर धर्म की वजह से हाथ उठाता है। उन्हें देखने के लिए लोग लाखों की भीड़ में सड़कों पर, मैदानों पर खड़े होते थे। जाहिर तौर पर वे अपने विरोधी नेताओं की तारीफ भी करते थे और कहते थे कि सरकार को उनकी काबिलियत की आवश्यकता है। मुंबई में उन्होंने एक बेहद शानदार भाषण दिया। इसमें आजादी की पुरानी लड़ाई को याद किया। मुंबई वासियों की भावनाओं को जीतकर उन्होंने कई वोट पाए। कहते हैं कि इस भाषण में जब भी वे बोलकर रुकते तो कई सारे वोट उनके हो जाते। हिंदुस्तान का पहला आम चुनाव फरवरी 1952 के आखिर में खत्म हुआ। मतों की गणना हुई तो कांग्रेस को आसानी से जीत हासिल हो गई। इस चुनाव के बाद से कई लोगों के मन का संदेह दूर हो गया। भारत में अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स की शंका भी दूर हो गई। इसके पहले तक बाउल को लगता था कि इतने ज्यादा अशिक्षित लोगों के बीच में एक लोकतांत्रिक चुनाव करना लोकतंत्र के साथ एक क्रूर मजाक करने जैसा है। हालांकि जब चुनाव के दौरान उन्होंने अछूत और ब्राह्मणों को एक कतार में खड़े होकर मत देते हुए देखा तो उनका विचार पूरे तरीके से बदल गया। चुनाव में कुछ बेहद आश्चर्यजनक नतीजे आए, जैसे कि मुंबई में भीमराव अंबेडकर की हार। हालांकि एक अमेरिकी पत्रकार का कहना था कि ये चुनाव नेहरू की लोकप्रियता, आजादी के संग्राम में कांग्रेस की भागीदारी की वजह से कांग्रेस ने जीता। एक पत्रकार ने तो ये तक कह डाला कि उसके लिए हिंदुस्तान का मतलब या तो अकाल है या नेहरू है। हालांकि इसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि नेहरू के नेतृत्व में देश का विश्वास कायम है। मगर अब बारी थी बाहरी मामलों की। शायद आने वाले कुछ दिनों में नेहरू के हाथ सबसे बड़ी निराशा लगने वाली थी। नेहरू हमेशा से भविष्य में भारत और चीन के बीच एक मजबूत रिश्ते की कल्पना करते थे। अपने लंबे शासन काल के दौरान नेहरू ने न केवल प्रधानमंत्री बल्कि एक विदेश मंत्री का जिम्मा भी उठाया। उनके अलावा गांधी को भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की अच्छी समझ थी, मगर उन्होंने नेहरू जैसे पूरे विश्व का दौरा नहीं किया था। पटेल जैसे बड़े नेता खुद को देश के मामलों में उलझाए रखना अधिक बेहतर समझते थे। नेहरू काफी पहले से ही विश्व के अन्य देशों में भी रुचि लेते थे। चीनी नेता चियांग काई शेक के साथ अच्छा संबंध होने की वजह से 1946 में नेहरू ने चीन का दौरा करने का सोचा। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद आजादी ही उनकी पहली प्राथमिकता थी। मार्च 1947 में एक इंटरनेशनल एशियन कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें 28 देशों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। चीन और तिब्बत, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी प्रतिनिधि आए थे। समारोह की शुरुआत तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नेहरू के जोरदार भाषण से हुई। इस भाषण में उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ एशियाई देशों की एकजुटता का संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब एशियाई देश नींद से जाग उठे हैं और उन्हें कोई प्यादे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद पूरे 2 दिन तक अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने भाषण दिए और अंत में महात्मा गांधी ने भाषण दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि ये किसी गांव में नहीं बल्कि एक शहर में हो रहा है।
सभी से आग्रह किया कि वे प्रेम और सत्य के बल पर साम्राज्यवाद को हराएं। समारोह पर मुस्लिम लीग ने लिखा कि नेहरू ने अपने आप को एशियाई देशों पर थोपने की कोशिश की है ताकि वह हिंदू साम्राज्यवाद को और भी बढ़ाएं। प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद नेहरू यूरोप के दौरे पर गए। हालांकि वह कभी अमेरिका से खासा प्रभावित नहीं थे। अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने जितनी जगह सोवियत संघ और चीन को दी, उतनी जगह अमेरिका को नहीं दी थी। नेहरू ने अमेरिका में उस वक्त के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रयासों की सराहना की और साथ ही ये भी कहा कि वो शायद सफल नहीं हो पाएंगे। खैर, उसके कुछ वक्त पहले ही नेहरू ने सोवियत संघ का दौरा किया था। यहाँ के दौरे से वह काफी प्रभावित भी हुए। उन्होंने देखा कि सोवियत संघ अपने देश के श्रमिकों, महिलाओं और यहाँ तक कि कैदियों के साथ भी बहुत अच्छे से सुलूक करता है। उस वक्त पूरे सोवियत संघ में लेनिन का प्रभाव कायम था। इस यात्रा के बदले में कुछ दिनों बाद रूस ने भी 2 प्रतिनिधियों को भारत के दौरे पर भेजा। उनके स्वागत में पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वे जहां जाते लोग लाखों की तादाद में उनके भाषणों को सुनने आते थे, खासकर छात्र। रूस के प्रतिनिधियों ने कश्मीर का भी दौरा किया और उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उस वक्त भारत के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती थी। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू ने खुद को ना सोवियत संघ के साथ होने की बात कही और ना ही अमेरिका के साथ। देश में भी कई लोगों का मानना था कि भारत को सोवियत संघ के साथ होना चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अनुसार भारत को अमेरिका के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। फिर बाडुंगू सम्मेलन हुआ जिसमें नेहरू ने अहम भूमिका निभाई। यहाँ पर एशियाई और अफ्रीकी देश के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने नेहरू की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना से भर दिया। मिस्र की आजादी के बाद मिस्र ने स्वेज कैनाल पर काम करने वाली कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस को तेल आपूर्ति में दिक्कतें हुई। इंग्लैंड ने इसकी तीखी आलोचना की और उसके बाद इजराइल और फ्रांस की मदद से इंग्लैंड ने मिस्र पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर हंगरी में सोवियत समर्थक सरकार की सत्ता पलट चुकी थी, इसलिए सोवियत संघ वहां पर तोपें लेकर घुस गया। क्योंकि हंगरी से सोवियत संघ को बहुत ही कीमती यूरेनियम बिना किसी रोक टोक के मिल जाता था, इसलिए वह इस देश में अपना वर्चस्व गंवाना नहीं चाहता था। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड तीनों ही संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य थे, जो शांति का संदेश देने के बदले अपनी शिकारी हरकतों का प्रदर्शन कर रहे थे। इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा मिस्र पर हुए हमले की बातचीत संयुक्त राष्ट्र में उठाई गई। तब नेहरू ने जमकर इंग्लैंड की आलोचना की। लेकिन जब सोवियत संघ को हंगरी से अपनी सेना वापस हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, उस वक्त बैठक में भारत अनुपस्थित रहा। इस कारण देश और विदेश दोनों ही जगह नेहरू पर गुटपक्षता का आरोप लगा। नेहरू चीन के कुओमितांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक का बहुत आदर करते थे, क्योंकि इस चीनी नेता ने अमेरिका से कहा कि अमेरिका इंग्लैंड से भारत की आजादी के लिए आग्रह करे। मगर 1949 के दौरान चीन में कम्युनिस्टों ने सत्ता को पलट दिया और कुओमितांग से शासन की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। उस वक्त चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे इतिहासकार के.एम. पाणिकर ने लिखा है कि नए कम्युनिस्ट नेता माओ बेहद खुश मिजाज और दार्शनिक किस्म के इंसान हैं। उन्होंने माओ की तुलना नेहरू से भी की और दोनों के व्यक्तित्व में कई समानताएं भी खोजी। उन्हीं दिनों चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत पर हुए इस हमले से नेहरू सहित तमाम भारतीय नेता भी चिंतित थे। लेकिन क्योंकि भारत अभी अभी आजाद हुआ एक देश था, तो वह तिब्बत की रक्षा के लिए खुद नहीं लड़ सकता था। पटेल ने नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि चीन अब बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि एक मजबूत और संगठित देश हो चुका है। नेहरू ने चीन की तरफ से आते हुए नए खतरों पर चौकन्ना रहने की चेतावनी दी। वहीं दूसरी तरफ नेहरू अब भी चीन के साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार और शांति का संबंध कायम करने पर विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को चीन भेजा,
ऐसा लगता था कि जिस तरह से कभी नेहरू सोवियत संघ के दौरे पर गए थे और उसकी तारीफों में ही खो गए थे, वही हाल कमोबेश पंडित जी की बहन के साथ भी हुआ। विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा, जिस तरह से भारत की जनता के बीच गांधी की छवि है, वैसे ही चीन के लोग माओ को प्रशंसा और प्यार की निगाहों से देखते हैं। हालांकि इस पत्र में उन्होंने खतरे का अंदेशा भी दिया था। उनके अनुसार वह यह स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पा रही थी कि वास्तव में माओ का व्यक्तित्व जैसा दिख रहा था वैसा ही है या यह केवल अभिनय मात्र है। अपनी छवि से वे कभी कभी गांधी लगते और कभी कभी रूस के स्टालिन। वहीं दूसरी तरफ भारत में पटेल की मृत्यु हो गई। तब नीतियों के स्तर पर नेहरू को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। दोनों ही देश एक तरफ जहां शांति का दिखावा कर रहे थे, वहीं सीमा पर छुपी छिपाई गतिविधियां भी जारी थी। एक अमेरिकी पत्रकार ने लिखा कि दो देश जो आपस में सबसे अधिक भाईचारा और मदद दिखा सकते थे, वो भारत और पाकिस्तान थे, क्योंकि यहाँ के लोग एक जैसा खाना खाते थे, एक जैसे मकानों में रहते थे, मनोरंजन भी एक प्रकार का करते थे, कमोबेश एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझते थे। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर विवाद दो मुख्य कारणों से था। पहला जमीन का मामला था और दूसरा मामला था पानी का। 6 नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती थीं। सिंधु और झेलम तो भारत से होकर पाकिस्तान में इस तरह जाती हैं कि भारत इन 2 नदियों के पानी का अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मगर बाकी 4 नदियों का एक बड़ा हिस्सा भारत में है, जो कि पाकिस्तान में उनके बहाव को रोकने के लिए पर्याप्त था। मूल के बंटवारे के बाद पश्चिमी और पूर्वी पंजाब की सरकारों ने एक यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर किए। साल 1948 में भारत ने रावी और सतलुज की धाराओं को पश्चिम में बहने से रोक दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो हमला किया था, ये उसी का नतीजा था। ब्रिटिश द्वारा भारत छोड़ने के बाद भी फ्रांस और पुर्तगाल भारत के कुछ हिस्सों में अपना कब्जा जमाए हुए थे। जहां पुर्तगाल गोवा पर शासन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के 3 जमीनी टुकड़ों पर फ्रांस भी बना हुआ था, जिसमें से पांडिचेरी सबसे अहम था। जिन इलाकों में फ्रांस का कब्जा था, वहां जन विद्रोह उभरा। लोग फ्रांस के दूतावास के सामने प्रदर्शन करने लगे और फिर साल भर के अंतराल में फ्रांस ने उन इलाकों को भारत को सौंप दिया। मगर पुर्तगाल अब भी गोवा को छोड़ने के मूड में नहीं था। उस समय गोवा के पुर्तगाली तानाशाह एंटोनियो डी ओलिवेरा सलाजार ने राष्ट्रीय रेडियो के अपने संदेश में कहा कि गोवा पूरब में पश्चिम के प्रकाश जैसा है। उसने ये भी कहा कि भारत में पुर्तगाली समुदाय के लिए गोवा ही सबसे उपयुक्त जगह है, इसलिए यह पुर्तगाल के अधीन ही रखा जाएगा। साल 1954 में मुंबई के कुछ आंदोलनकारियों ने विद्रोह करके दादरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बिना लड़ाई के आसानी से नागर हवेली पर भी कब्जा हो गया। इसके बाद स्वयं सेवकों को भारतीय पुलिस और गोवा पुलिस ने रोक दिया। साल 1937 में एक लेख में नेहरू ने लिखा कि भाषाई स्तर पर भारत के राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी की भी यही इच्छा थी कि अलग अलग भाषाओं के आधार पर देश में प्रांत का निर्माण हो। नेहरू के अनुसार हर एक भाषा और बोली अपने आप में एक संस्कृति और इतिहास को समेटे हुए रहती है। लेकिन साल 1947 में नेहरू के विचार इससे बिल्कुल उलट थे, क्योंकि इसके पहले उन लोगों ने देश का बंटवारा देख लिया था, तो अब विभिन्नता के गर्व के साथ बिखराव का डर भी जुड़ गया था। अंत में नेहरू और गांधी इस विचार पर एक मत हो गए कि देश की सुरक्षा और एकता को बरकरार रखने के लिए कुछ दिनों तक भाषाई स्तर पर प्रांतों के गठन वाली योजना को टालना होगा। फिर संविधान सभा की एक बैठक में ये योजना तब तक के लिए टल गई जब तक देश मजबूत और आत्मविश्वास से भर न जाए। 25 जनवरी 1948 के समय महात्मा गांधी ने कहा कि देश में जितनी प्रमुख भाषाएं हैं, अगर उतने ही राज्य बने तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर सभी राज्य केंद्र के अधीन रहे तो शायद कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्य आजादी के बाद अपने लिए स्वतंत्रता की मांग करने लगे
तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र का कर्नाटक से कोई वास्ता न रहे और कर्नाटक का महाराष्ट्र से। सभी को भाईचारे और प्रेम के साथ रहना होगा। कांग्रेस के अंदर जो सदस्य मराठी और गुजराती बोलते थे, वैसे ही जो तमिल और तेलुगु बोलते थे, सभी एक अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तब एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। इस कमेटी ने कांग्रेस के उस पुराने तर्क को इनकार कर दिया जिसके अनुसार भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाता है। उनका तर्क था कि भाषा केवल जोड़ने वाली शक्ति नहीं है बल्कि तोड़ने वाली शक्ति भी है। मौजूदा वक्त में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अलगाववादी और विघटनकारी तत्वों को नाकामयाब भी करना चाहिए। इसके बाद देश में अलग अलग जगहों पर आजादी के आंदोलन शुरू हो गए। भाषा के लोग अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे। कुछ ऐसा ही हाल मराठी भाषी लोगों के साथ भी था। सिखों ने पंजाब में एक अलग राज्य की मांग की जो न केवल भाषा के आधार पर बल्कि धर्म के आधार पर भी मांगी जा रही थी। तारा सिंह पंजाब में अकाली दल का नेतृत्व कर रहे थे। बंटवारे के पहले जहां वो कह रहे थे कि सिखों को मुस्लिम लीग और पाकिस्तान से खतरा है, वहीं आजादी के बाद उन्होंने कहा कि सिखों को कांग्रेस और हिंदुओं से खतरा है। हालांकि पहले चुनाव के बाद उन्हें काफी बार झटका लगा, जिसमें 126 सीटों में से केवल 14 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। हिंदी के बाद देश में सबसे ज्यादा लोग तेलुगु बोलते थे। आंध्र प्रदेश के लोगों ने पहले चुनाव में कई जगह पर नेहरू के भाषण के दौरान नाराजगी जताई थी। इस तरह के नारे लगाए गए कि हमें आंध्र चाहिए। मद्रास के 145 सीटों में से कांग्रेस केवल 43 सीटों पर ही जीत पाई। बाकी सीटें उन पार्टियों के खाते में गई जो एक अलग राज्य वाले आंदोलन को सहयोग कर रहे थे। एक कमेटी ने जो खासकर भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की जांच के लिए बनाई गई थी, अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में भाषाई स्तर पर प्रांतों के गठन के पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखे थे। हालांकि कमेटी का यह सुझाव था कि एक क्षेत्र में एक भाषा हो तो प्रशासनिक कार्यों और सुरक्षा में काफी सहूलियत मिलती है। समिति ने यह भी कहा कि ऐसे अन्य कई मुद्दे और पहलू हैं जिन्हें इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। समिति के अनुसार दक्षिण में 4 मुख्य भाषाएं थी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। दक्षिण भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य के गठन का निर्णय लिया गया। उत्तर भारत में हिंदी भाषी इलाकों को 4 राज्यों में बांटा गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। पूरब में जो राज्य थे उनमें अधिक छेड़छाड़ नहीं की गई, बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ उन्हें वैसे ही रहने दिया गया। समिति ने महाराष्ट्र को लेकर एक झगड़े वाला फैसला लिया। बंबई को मराठी और गुजराती लोगों का ध्यान रखते हुए द्विभाषी सूबा ही रहने दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि बंबई को एक नगर राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बंबई के महत्वाकांक्षी सांसद एस.के. पाटिल पूरे जोर शोर से इसका समर्थन कर रहे थे और खुद को इस नगर का सर्वोच्च इंसान समझ रहे थे। महाराष्ट्र के लोग आंदोलन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे कि हमें मुंबई वापस चाहिए। पूना शहर से कांग्रेस के सांसद एन.वी. गाडगिल ने बेहद ही कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे लोग अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई को पूरे महाराष्ट्र की राजधानी नहीं बनाया गया तो मुंबई का भविष्य यहाँ के नागरिक इसकी गलियों में तय करेंगे। ऐसे गाडगिल ने सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश शुरू की। उन्होंने कहा कि 150 साल से मराठी भाषी लोग भारत के संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब कांग्रेस पार्टी लड़खड़ा गई थी, तब मराठी लोगों ने ही इसे सहयोग दिया था। गाडगिल के इस भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी आखिरी पंक्ति में कहा कि हमसे देश सेवा के लिए कहना वैसा ही है जैसे चंदन से सुगंध देने को कहा जाए। इसके बाद महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हो गए। संसद के बजाय बहस सड़कों पर छिड़ गई। इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त महाराष्ट्र संगठन कर रहा था। 16 जनवरी को जब पुलिस को लगा कि ये आंदोलन बड़े स्तर पर फैलने वाला है,
तो पुलिस द्वारा अलग अलग आंदोलनकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पूरे 400 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। सड़कों पर बस नहीं चली, पटरियों पर रेल नहीं दौड़ी और यातायात पूरे तरीके से ठप रहा। लोग नेहरू और मुंबई के गुजराती भाषा के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के पुतले जला रहे थे। उस दिन यूरोप के एक पत्रकार ने सड़क पर नेहरू की एक तस्वीर, जो लोगों के पैरों से कुचली हुई थी, की फोटो खींचनी चाहिए। तब वहां मौजूद लोग चिल्लाए, ले लो फोटो ले लो और बता दो दुनिया को कि हम नेहरू के बारे में क्या सोचते हैं। 15,000 पुलिस वालों और आम लोगों के बीच में चल रही झड़प ने जब हिंसा का रुख लिया तो नेहरू वाकई में बहुत चिंतित हो गए। मोरारजी देसाई ने कहा कि आंदोलनकारियों का मकसद सरकार का तख्ता पलट करना है और मुंबई में रह रहे गैर मराठों को डराना धमकाना भी है। मोरारजी देसाई की इस प्रतिक्रिया का गाडगिल ने जमकर विरोध किया। गाडगिल ने कहा कि पुलिस इस वक्त मुंबई में उसी प्रकार की कार्यवाही कर रही है जैसा अंग्रेजों ने जालियांवाले बाग में किया था और मोरारजी अभी जनरल डायर की भाषा बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी नारे लगा रहे थे, लाठी गोली खाएंगे फिर भी बंबई लाएंगे। नेहरू जब मुंबई में दौरे के लिए गए तो लोग काले झंडों से उनका स्वागत कर रहे थे। मामला वाकई में हाथ से बाहर जा रहा था। ऐसे में केंद्र ने केवल एक फैसला लिया जो आंदोलनकारियों के पक्ष में था और वह था कि मुंबई में मुख्यमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के बदले मराठा नेता वाई.बी. चौहान को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। महात्मा गांधी का ये कथन कौन नहीं जानता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। कमोबेश आजादी के वक्त भारत की पहचान एक मजदूर और किसान के देश के रूप में होती थी, जहां एक तरफ देश की बड़ी आबादी कृषि से अपना जीवन यापन कर रही थी। आबादी का ऐसा हिस्सा भी मौजूद था जो व्यापार और औद्योगिक प्रक्रिया में शामिल था, मगर भारत के किसानों में भी बड़ी सहजता से विभिन्नता और एकता दिखती थी। कई सारी ऐसी फसल जैसे कि गेहूं, जिनकी बोवाई और उपज में महिलाओं का बहुत कम योगदान होता था, वहीं कुछ फसल जैसे कि चावल को बुझाने में खासकर महिलाओं का ही योगदान होता था। देश की आर्थिक रीढ़ किसान ही थे, वह किसान जो खेती के साधनों के लिए पुरानी परंपराओं और पुरखों चलाए जा रहे थे। खाद, पानी और सारी प्रकार की व्यवस्था गांव के आसपास से जुटाई जाती थी। खेती के नए तरीके और नए प्रयोग के बारे में यहाँ किसी को कोई भनक तक नहीं थी। 2 बैलों और हल की मदद से फसल को उपजाना, लकड़ी और मिट्टी के बने हुए घरों में रहना, यही जिंदगी थी। उस वक्त हुए एक सर्वेक्षण में देश के जनजीवन की चर्चा इस प्रकार की गई थी, जिंदगी में उसी तरह की सादगी है, मौसम की अनिश्चितता उनसे उसी तरह से आंख मिचौली करती है, यानी कुछ दुलारे इलाकों को छोड़कर खेल और गीतों के प्रति उसी तरह का प्यार है। लोग पड़ोसियों की मदद करने को उसी तरह से तत्पर रहते हैं और पूरे देश के लोग पहले की तरह ही कर्ज में डूबे रहते हैं। 1885 में कांग्रेस अपने अस्तित्व में आई। उसी वक्त से हर एक राष्ट्रवादी नेता का मानना था कि अंग्रेज किसानों के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। सबका मकसद था कि जब अंग्रेजों से सत्ता छिन जाएगी तो सबसे ऊपर किसानों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। आजादी के बाद किसानों की तमाम समस्याओं पर ध्यान दिया गया, लेकिन तब नेताओं को ये जरूरत भी महसूस हुई कि इसके साथ ही औद्योगिकरण और व्यापार को भी बढ़ावा देना होगा। अंग्रेजों के समय में जितने व्यापार के नियम लाए गए, जितने कारखाने खोले गए, वह सब ब्रिटिश कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से किया गया था। अब अगर भारत को विकसित और साक्षर देशों में बैठना था तो व्यापार और औद्योगिकरण पर ध्यान देना भी आवश्यक था। सबसे बड़ा सवाल था कि भारत किस मॉडल को अपनाए, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रीय नेताओं के लिए पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों ही बेकार शब्द थे। कुछ राष्ट्रवादी नेताओं को सोवियत संघ का विकास मॉडल काफी अच्छा लग रहा था। सोवियत संघ ने वैज्ञानिक प्रणाली का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करके 2 दशक के अंदर ही आधे पेट खाने वाले किसानों के देश से एक विकसित और औद्योगिक श्रम वाला देश बन चुका था।
नदियों के पानी का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करना। वहां के इंजीनियर निस्वार्थ भाव से देश की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। व्यापार को केवल मुनाफे का जरिया नहीं, बल्कि विकास का जरिया भी बनाया गया था। दूसरा देश जो यहाँ के नेताओं को प्रभावित कर रहा था, वह था जापान। जापान भी कभी भारत की तरह पिछड़ा हुआ मुल्क था, पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसने बड़ी तेजी से विकास किया। उसका विकास वहां की सरकार की दूरदर्शिता, नागरिकों के सहयोग और देशभक्ति का परिणाम था। इससे पहले जापान को पश्चिम देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वह सारी सुविधा उसके नागरिक वहीं से पा रहे थे। आजाद भारत के विकास की योजना बनाने का जिम्मा महाल नोबिस नाम के एक शख्स को सौंपा गया। जाहिर तौर पर देश में उस वक्त इस मामले में ये सबसे बेहतरीन ओहदा रखते थे। भारत की विकास योजना को बढ़ाने के पूर्व कई देशों में घूमे, कुछ नोबेल प्राइज से सम्मानित विद्वानों से चर्चाएं की, हर एक देश की विकास योजना को सही से समझा और उसके बाद देश की विकास योजना को तैयार किया। प्रधानमंत्री नेहरू, जो कि इस योजना के सेनापति माने जा रहे थे, उन्होंने आर्थिक पक्ष की बात रखते हुए दो चीजों को इस योजना का आधार बताया। पहला था कोयले का उत्पादन और दूसरा था इस्पात का उत्पादन। उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात का एक कारखाना बनाने में जर्मनी ने मदद की। वहीं मध्य प्रदेश की भिलाई में कारखाने के निर्माण में रूस ने मदद प्रदान की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इंग्लैंड के सहयोग से कारखाना बनाया गया। अमेरिका के लिए यह शर्मनाक बात थी, क्योंकि शीत युद्ध के उसके प्रतिद्वंदी को हिंदुस्तान ने शामिल होने का अवसर दिया, मगर उसे नहीं। कारखानों के अलावा भारत के औद्योगिकरण में नदियों के ऊपर बने बांधों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। बांधों की वजह से एक तरफ जहां बाढ़ की समस्या खत्म होती थी, वहीं दूसरी ओर बिजली के उत्पादन से उद्योग को बढ़ावा मिलता था। तुंगभद्रा नदी पर 3 करोड़ 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर और कंक्रीट का इस्तेमाल करके बांध बनाया गया। पंजाब में भी एक भाखड़ नांगल योजना के अंतर्गत बेहद शानदार और बड़ा बांध बनाया गया, जो कई सारे दृष्टिकोण से सबसे अहम था। 680 फीट ऊंचा भाखड़ बांध अपनी विशालता के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर था। मिस्र के 7 महान पिरामिड को बनाने में जितने पत्थर लगे, उससे 2 गुने पत्थर इसमें इस्तेमाल हुए थे। इससे 10 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता था। साथ ही 74 लाख एकड़ खेती की जमीन इसके जमा किए गए पानी से सिंचाई की जाने वाली थी। इस तरह से भारत में आजादी के तुरंत बाद अपने औद्योगिकरण और किसानों के विकास दोनों पर ही ध्यान दिया गया। नई तकनीकों का इस्तेमाल करके किसानों को फसलों की बुवाई में, सिंचाई में, कटाई में सभी प्रकार के क्षेत्र में मदद प्रदान की गई। दूरदर्शिता वाले शुरुआती कदमों ने ही हमारे आज के मजबूत भारत की नींव रखी। एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें शुरुआत से ही नेहरू की छत्र छाया प्राप्त थी। उनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज से भौतिकी की पढ़ाई की और देश में 2 बड़े महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसमें विश्व स्तर के रिसर्च प्रोग्राम होते थे, और साथ ही यहाँ भारत का पहला मानव निर्मित कंप्यूटर भी रखा हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग नाम के एक फ्रांस के एक लेखक ने नेहरू से पूछा कि आजादी के बाद देश में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है। नेहरू ने कहा कि न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क का निर्माण करना उनके लिए सबसे मुश्किल समस्या है। जब समाज में सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश की गई, तो कई धर्मों के अपने निजी कानून इसके आड़े आ गए। जाहिर सी बात है, इसके पहले अंग्रेजों ने भी मुसलमानों के निजी कानून में हस्तक्षेप नहीं किया था। इसलिए जब भीमराव अंबेडकर और प्रधानमंत्री नेहरू समान नागरिक संहिता को लाने का विचार कर रहे थे, तो मुस्लिम नेता ने पुरजोर विरोध किया। उनकी मांग थी कि उनका उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, सब कुछ पूरे तरीके से उन पर निर्भर था। संविधान सभा के एक मुस्लिम सदस्य का कहना था कि संविधान का यह प्रावधान एक दूसरे प्रावधान का उल्लंघन करता है, जिसके मुताबिक हर एक नागरिक को
खुलकर किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने का हक है। धर्मों के निजी कानून वाली बात का बचाव करने वाली तर्कों का अंबेडकर ने भी खुलकर खंडन किया। उनका मानना था कि भारत जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक देश में धर्मों के विशेष अधिकार को सीमित करना होगा ताकि समाज में फैली हुई असमानता को हटाया जा सके। अंबेडकर का कहना था कि धर्मों के निजी कानून इतनी असमानता और भेदभाव से भरे हुए हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों से उनका टकराव होता है। सन 1948 में संविधान सभा ने 16 समितियों का गठन किया जो हिंदुओं के लिए बने संहिता के मसौदे को परखती। भले ही नाम में हिंदू जुड़ा हुआ हो, पर हिंदू संहिता सिख, बौद्ध और जैन धर्म पर भी लागू होने वाली थी। इस संहिता को लागू करने के 2 सबसे बड़े मकसद थे, महिलाओं को अधिकार देना और आगे बढ़ाना। दूसरा मकसद था जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव तथा असमानता को खत्म करना। जो कानून प्रस्तावित किया गया उसकी कुछ अहम खूबियां थी। किसी भी मरे हुए इंसान की संपत्ति में उसकी बेटी और पत्नी दोनों को बेटों के बराबर हक मिलेगा। इसी तरह एक हिंदू महिला अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी अपनी मर्जी से चुन सकती थी। पहले इसमें महिलाओं के अधिकार सीमित थे। पति को कोई संक्रमण रोग हो गया या पति ने दूसरी शादी कर ली, किसी भी स्थिति में अगर पत्नी पति से दूर रहती है तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा। अलग अलग जाति के लोग अगर विवाह कर लेते हैं तो कानून की नजरों में वह मान्य होगा। विवाह को मान्यता देने के लिए जाति प्रथा के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। किसी भी जाति का रिवाज से विवाह हो, सभी मान्य होंगे। पति या पत्नी कोई भी एक दूसरे से इन विभिन्न मुद्दों पर तलाक लेने की अर्जी दे सकते हैं, जैसे कि कोई संक्रामक बीमारी होना, किसी दूसरे से संबंध होना या जीवन साथी का क्रूर व्यवहार। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना अब कानूनी तौर पर वैध माना गया। हिंदू धर्म में ये सारे आंदोलनकारी सुधार थे। ये वाकई में निशानी थी कि देश रूढ़िवादिता और पुरानी परंपराओं की सोच से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अंबेडकर ने महिलाओं को हक दिलाने के पक्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब ये कानून पारित हुए तो कट्टरपंथी हिंदुओं का एक तबका अंबेडकर से खासा नाराज चल रहा था, जिन्हें लग रहा था कि ये सदियों से चले आ रहे हिंदू जाति के कानून के खिलाफ है। आश्चर्यजनक था कि इस प्रस्ताव के सबसे कटु विरोधी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उन्होंने नेहरू से कहा कि अधिकतर हिंदू आबादी इसे नहीं मानेगी। ये एक समुदाय के अधिकार को पूरे समुदाय पर थोपने जैसा है। 1951 में प्रसाद ने कहा कि ये विधेयक बहुत ही भेदभावकारी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समुदाय के रीति रिवाजों पर आधारित कानून को बिना छेड़छाड़ के ऐसे ही चलने देना चाहिए। नेहरू को पत्र लिखकर बताया कि अगर यह विधेयक संसद से पारित होता है तो वह अपनी मंजूरी देने में पुनर्विचार करेंगे। नेहरू ने प्रसाद के इस पत्र को कई संविधान विशेषज्ञों को दिखाया। संविधान विशेषज्ञ ने कहा कि अगर मंत्रिमंडल विधेयक को पारित करती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा, पर इसके बावजूद भी नेहरू ने दोबारा राष्ट्रपति को चुनौती देना बेहतर नहीं समझा। संसद का सत्र खत्म हुआ और यह विधेयक बाधित रह गया। एक अहम समय काल तक जब इसे पारित नहीं किया गया तो यह रद्द हो गया। ऐसा होने से अंबेडकर सबसे ज्यादा दुखी हुए। इतने ज्यादा दुखी हुए कि अक्टूबर 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना सारा जोर लगा दिया था इस विधेयक को पारित करवाने में, पर वे नाकाम रहे। वह चाहते थे केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस्तीफे की संसद में घोषणा करे, मगर भाषण से पहले ही वे गुस्से में बाहर निकल आए और मीडिया से जाकर सारी बात कह दी। अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे की कुछ वजह बताई। एक वजह तो उनका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य था। कश्मीर को लेकर विदेश नीति पर भी उनकी आपत्ति थी। सबसे मुख्य वजह थी इस विधेयक का पारित ना होना, जिसकी गंभीरता और जरूरत को वह प्रधानमंत्री नेहरू को अच्छे से समझा चुके थे। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया और कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़े। 1952 के शुरुआती महीनों में हिंदू कोड बिल पर हुई बहस देश के आम चुनाव पर छाई रही। हिंदू समाज में जो भी निजी कानून थे वो दिखावटी और नाइंसाफी जैसे थे।
नेहरू ने कहा कि लोग हमेशा महिलाओं से उम्मीद करते रहे कि वह पतिव्रता, स्वामी भक्त जैसे नियमों का पालन करे, मगर पुरुषों से कभी रामचंद्र जैसा व्यवहार करने के लिए कोई नहीं कहता। नेहरू ने अपने नौजवान मंत्रियों को कहा कि उन्हें इस बार संसद में हिंदू कोड बिल को पारित करवाने का मुद्दा सबसे अहम रखना चाहिए। जेबी कृपलानी ने नेहरू को संबोधित करते हुए भाषण दिया। सरकार को इस कानून के दायरे में मुस्लिम समाज को भी लाना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार में ही हिम्मत नहीं है। करीब 10 साल तक चली बहस, विरोध और तमाम तरह की चर्चाओं के बीच हिंदू कोड बिल पारित हो गया, मगर ये उस रूप में नहीं हो सका जिस रूप में अंबेडकर की ख्वाहिश थी। यह बिल टुकड़े टुकड़े में विभाजित करके साल दर साल पारित किया गया। निजी कानूनों का मसला भारत में धर्मनिरपेक्षता की पहली परीक्षा थी, मगर इस मामले में कश्मीर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं कश्मीर में जमी हुई थीं, वहीं कश्मीर की जमीन पर विवाद चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र का कहना था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। इसके लिए भारत और पाकिस्तान को अपनी सेनाएं वहां से पीछे हटानी होंगी, मगर इसके लिए दोनों में से कोई भी देश कतई तैयार नहीं था। अब भारत कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर पछता रहा था। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब उसके तहत कश्मीर को भारत के संघ का हिस्सा दर्शाया गया। कश्मीर भारत से जुड़ा एक राज्य तो बना, मगर एक विशेष दर्जे और धारा 370 के साथ। सितंबर 1950 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने बयान दिया, कश्मीर की आजादी हर एक पाकिस्तानी का दृढ़ विश्वास है। जब तक कश्मीर पूरी तरह आजाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान अधूरा रहेगा। उसके 2 साल के अंदर ही वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री का भी बयान आया, कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक मुख्य आवश्यकता है, जबकि हिंदुस्तान के लिए ये एक साम्राज्यवादी जुनून है। सन 1950 में भारत सरकार ने अपने नक्शे में पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा बताया। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की सत्ता में बैठे शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान विरोधी थे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं था कि वो भारत के समर्थक थे। नेहरू को भी उनके व्यवहार पर कई बार शक हुआ, जिसको लेकर नेहरू चिंतित भी थे। उनकी यह चिंता उनके द्वारा अपनी बहन को लिखे गए पत्र में साफ झलकती हुई दिखाई पड़ती है। उनके पत्रों के कुछ अंश 10 मई 1950 बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शेख अब्दुल्ला बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। जिंदगी में सबसे कठिन बात ये होती है कि कोई अपने ही दोस्त के खिलाफ कैसे पेश आए। 18 जुलाई 1950, जहां तक देश के आंतरिक मामलों की बात है, इस बीच शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मामले में बहुत खराब व्यवहार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे हमसे संघर्ष करना चाहते हैं। वह गलत लोगों से घिर गए हैं और उन्हें गलत सलाह दी जा रही है। 10 अगस्त 1950, शेख अब्दुल्ला इधर थोड़ा संभलकर काम कर रहे हैं और जवाबदेह मनोस्थिति में हैं। लेकिन मुझे इस बात का शक है कि वे ऐसा कब तक करेंगे, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं जो उन्हें कई दिशाओं में खींचती हैं। 29 सितंबर 1950 को अब्दुल्ला की मुलाकात अमेरिका के राजदूत से हुई। शेख अब्दुल्ला ने उनसे यहां तक पूछ लिया कि क्या अमेरिका एक स्वतंत्र कश्मीर को सहयोग करेगा। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की अपनी संविधान सभा होगी जो यह तय करेगी कि किन शर्तों के साथ हिंदुस्तान में कश्मीर जुड़ेगा। कश्मीर की संविधान सभा यह तय करेगी कि हिंदुस्तान के संविधान का कौन सा हिस्सा यहाँ लागू होगा और कौन सा नहीं। एक स्वतंत्र कश्मीर की हसरत पाले हुए शेख अब्दुल्ला ने संविधान सभा में लोगों का संबोधन किया। गांधी गलत नहीं थे जब उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बात कही थी जो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा हूँ जहां से मुझे मदद मिलेगी। हम अपने आप को वैकल्पिक रूप से पूरब का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं। हम दोनों देशों की राजनीति से अलग रहेंगे, लेकिन दोनों देशों से दोस्ताना व्यवहार रखेंगे। मगर कश्मीर का स्वतंत्र होना हकीकत में बस एक कल्पना था,
क्योंकि एक छोटा सा राज्य चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। आखिर कब तक इसकी संप्रभुता बरकरार रह पाती? फिर आखिरकार कश्मीर हिंदुस्तान से मिलने के लिए कुछ शर्तों पर तैयार हुआ, जैसे कि उसका अपना झंडा होगा, कश्मीर का मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री के रुतबे वाले पद पर काबिज होगा और कश्मीर का अपना संविधान होगा। इसके बाद जब तिरंगे के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लहराया गया तो वहां के कुछ हिंदू छात्रों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले हर एक इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक जमाने में अब्दुल्ला को कश्मीर के अंदर नेहरू का आदमी कहा जाता था, मगर अब स्थिति कुछ और ही थी। वहीं शेख अब्दुल्ला, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता के बारे में तारीफ करते थकते नहीं थे, उन्हें यहाँ पर सांप्रदायिकता का शक होने लगा था। कश्मीर भारत का हिस्सा बना, मगर कई सारी शर्तों और विशेष राज्य के दर्जे के साथ। कश्मीर के बाहर के लोग कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे या वहां पर जाकर बस नहीं सकते थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि बाहर के लोग यहां बसकर कश्मीर की जनसंख्या के आंकड़े को बदल न दे। 40 के दशक की ही तरह 50 के दशक में भी कश्मीर में भारी उथल पुथल थी। कश्मीर की सरकार अंदर ही अंदर कई गुटों में बंट चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 2 पत्र लिखे, पुरानी दोस्ती और अपनी मुलाकात याद दिलाई और दिल्ली आकर मिलने को कहा। अब्दुल्ला दिल्ली नहीं आए तो नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कश्मीर भेजा, मगर बात कुछ बनी नहीं। कश्मीर की सत्ता के लोग अंदर ही अंदर कई गुटों में बंट चुके थे। इसमें भारत के खुफिया विभाग ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। उनके आदमी वहां की पार्टी के अंदर घुल मिलकर नेताओं में फूट डाल रहे थे। कश्मीर का हर नेता अलग अलग प्रकार की नीति अलग अलग दिशा में अपनाने की कोशिश कर रहा था। एक खबर फैली कि ईद के दिन शेख कश्मीर की आजादी का ऐलान करने वाले हैं और फिर भारत से छुटकारा पाने के लिए वे संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे। तभी राजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने खेल को पलटा। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त करके बख्शी गुलाम मोहम्मद को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। इसके बाद शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू की जीवनी को लिखने वाले जीवनकार ने बताया कि अब्दुल्ला की गिरफ्तारी से पहले नेहरू को इसका पता नहीं था, मगर जब खुफिया विभाग से नेहरू को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसे पलटने की कोशिश नहीं की। बख्शी ने दिल्ली सरकार से वित्तीय सहायता लेकर कश्मीर में विकास के काम, बांध और सड़कों का निर्माण किया। सन 1952 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत सरकार को सलाह दी कि पाकिस्तान पर हमला करके कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए, उस वक्त यूरोप का एक पत्रकार स्प्रेट कह रहा था कि भारत को कश्मीर पर दावा छोड़ देना चाहिए और शेख को एक स्वतंत्र कश्मीर बनाने देना चाहिए। उसके अनुसार भारत को कश्मीर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अपनी आम जनता का कर इधर जाया करना पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान के लोग कश्मीर को रखने के लिए काफी टैक्स दे रहे थे। उस पत्रकार ने कहा कि इसमें भारत का खर्च हो रहा है और कश्मीर को बस हासिल हो रहा है। जिन दिनों भारत सरकार कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई थी, उन्हीं दिनों भारत में एक और समस्या ऐसी ही जटिल थी। शायद इस समस्या से दुनिया अनजान थी, मगर ये समस्या कश्मीर के मामले से भी बड़ी थी। नागा लोग आदिवासी इलाकों में रहने वाले मंगोल नस्ल वाले लोगों का समूह है। इनकी समस्या कई साल पुरानी और उलझी हुई है। ये लोग भारत और बर्मा की सीमा पर रहते थे। अंग्रेजों ने भी जब भारत पर शासन किया तो नागा लोगों के साथ अधिक छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, बस कभी कभी वे उन्हें पकड़कर लाते थे ताकि किसी तरह का विरोध करने की उनके अंदर हिम्मत ना हो। उन्हें कभी सेना में भी भर्ती किया जाता था, मगर उनके रस्म रिवाज और कायदे कानून में कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाती थी। असम के कुछ गांव से उनका संपर्क था, जहां पर वह चावल के बदले नमक खरीदते थे। आजादी के समय में भी वह सारी राजनैतिक उथल पुथल से कटे हुए थे। कोई गांधीवादी नेता भी कभी वहां पर दौरे की खातिर नहीं गया था। नागा लोगों में एक समूह जहां कांग्रेस से मिलने पर राजी हो रहा था, कुछ विशेष शर्तों के साथ,
वहीं ब्रिटिश वहां के कट्टरपंथियों को भड़काकर अलग रहने का सुझाव दे रहे थे। चार्ल्स पाउसे नाम के एक डिप्टी कमिश्नर ने नागाओं की पत्रिका में लिखा कि नागाओं को भारतीय संघ के अधीन स्वायत्तता की बात मान लेनी चाहिए। उनके लिए यही उचित है, क्योंकि उनके लिए आजादी का मतलब होगा कबीलाई लड़ाई, जिस वजह से न तो उन्हें अस्पताल की सुविधा नसीब होगी, न ही स्कूलों की। वे नमक हासिल न कर पाएंगे, मैदानी इलाकों के साथ कारोबार नहीं कर पाएंगे और नागा इलाकों में हर जगह दुख का साम्राज्य पसरा होगा। उधर आदिवासियों के बीच में ये धारणा फैला दी गई थी कि अंग्रेजों के छोड़ने के बाद जो हाल रजवाड़ों का है वही आदिवासी इलाकों का भी होगा। वे लोग भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अंग्रेजों के वक्त आदिवासियों की जमीन और इलाके व्यापार तथा गांव को बसाने के लिए खोल दिए गए थे। संविधान सभा ने आदिवासियों की असुरक्षा और डर का ध्यान रखते हुए कई अहम फैसले लिए। उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला और साथ ही हर एक मामले में आरक्षण भी। कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी जमीन को खरीद या बेच नहीं सकता था। फिर आदिवासी समूह के कुछ नेता अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगे ताकि उन्हें संविधान सभा के फैसलों का सही से फायदा मिल सके। एक तरफ जहां दूसरे राज्यों में बसे आदिवासी लोग हिंदुस्तान में एक अलग राज्य बनकर मिलने को तैयार थे, वहीं नागा अभी भी पूरी आजादी मांग रहे थे। नागाओं के इस आंदोलन को जो व्यक्ति चला रहा था उसका नाम फीजो था। फीजो की शिक्षा ईसाई मिशनरी में पूरी हुई थी। वह बर्मा में बंदरगाह पर काम करता था। जापानियों ने जब फीजो को आश्वासन दिया कि अंग्रेजों को भगाने के बाद नागालैंड को आजादी दी जाएगी, तो वह जापानियों की फौज में शामिल हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वापस लौटकर वह